नमस्ते बच्चों, एबी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा हम अपना पहला चैप्टर पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याएं, जिसका पहला क्वेश्चन हम प्रीवियस जो अपनी क्लास थी उसके अंदर पढ़ चुके हैं। अब अपन इसका दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसके अंदर हमको एचसीएफ, एलसीएम और दोनों संख्याओं का गुणनफल तथा उनके बीच में संबंध अपने को ज्ञात करना है। तो देखो, दूसरे क्वेश्चन में ज्ञात करना है अपने को एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ कैसे निकालते थे कि जो दोनों अभाज्य गुणनखंडों के अंदर जो उभयनिष्ठ या कॉमन होता था वो हमारा एचसीएफ होता था, और एलसीएम क्या होता था हमारा कि जो सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता था वही हमारा जो होता है हमारा एलसीएम होता है। फिर उसके बाद में दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों का गुणनफल एक दूसरे के बराबर होता है, ये हमको सिद्ध करके बताना है। तो देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है 26 और 91। तो सबसे पहले हम दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 26 का अभाज्य गुणनखंड और 91 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखो, इधर निकालते हैं अपन 26। तो देखो, 26 है एक सम संख्या है, इसलिए ये है 2 से डिवाइड होने वाला है। तो जब इसको अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 13 बार, और 13 में सिर्फ और सिर्फ 13 का भाग जाता है एक बार, इसलिए 26 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा हमारा बेटा 2 गुणा 13। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड होगा हमारा 2 गुणा 13। अब इसी प्रकार से हम 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखो, 91 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या में हमेशा विषम संख्या से ही डिवाइड होने वाली है। अब विषम संख्या कौन सी होगी? तो क्या 3 से डिवाइड होगी क्या? तो देखो, 3 से डिवाइड होने के लिए विभाज्यता का अपन नियम जानते हैं कि यदि अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होती है। तो देखो, 9 और 1 होता है 10, और 10 हमारा 3 से विभाजित नहीं होता, इसलिए नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है 5। 5 से विभाजित होने के लिए इकाई अंक 0 या 5 होना आवश्यक है। अब 5 के बाद है यहाँ पे हमारा 0 और 5 है ही नहीं। अब आता है 7। तो देखो, 13 7 91, तो ये 7 से डिवाइड होता है, तो यह हम इसको 7 से विभाजित करेंगे कितनी बार? 13 बार, और 13 खुद एक अभाज्य संख्या, इसलिए ये कितनी बार जाएगा भाग? एक बार। तो हमारा 91 का अभाज्य गुणनखंड आता है बेटा 7 गुणा 13 है, तो ये होगा हमारा 7 गुणा 13। अब हमको एचसीएफ और एलसीएम ये दोनों चीजें निकालनी है, तो वो कैसे निकलती है? तो देखो, एचसीएफ होता है वो हमारा उभयनिष्ठ होता है, अर्थात कॉमन होता है। तो इन दोनों अभाज्य गुणनखंडों में अगर आप देखोगे तो देखो 13 दोनों के अंदर आ रहा है, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या होने वाला है? 13। तो हमारा एचसीएफ होगा बेटा 13। फिर आती है बात एलसीएम की। तो एलसीएम हमारा सबसे बड़ी घात का जो गुणनफल होता है वो होता है। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आ रही है। तो देखो, 2 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या और 7 हमारी अभाज्य संख्या है, और इनमें से सबसे बड़ी घात का लेना है अपने को। तो देखो, 2 की अधिकतम घात वाला ये अकेला ही है, इसलिए 2 की घात 1 यही आएगा। फिर अगला है 13 है, तो एक लाइन में सबसे बड़ी घात का देखना है। तो देखो, यहाँ भी 13 की अधिकतम घात 1 है और यहाँ भी 13 की अधिकतम घात 1 है, तो दोनों में बराबर है, तो हम कोई सी भी ले सकते हैं। तो 2, फिर है 13, फिर आता है बेटा अगला अभाज्य गुणनखंड 7। तो देखो, 7 इसके अंदर है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए 7 की भी अधिकतम जो घातांक है वो कितनी है हमारी? 1, इसलिए ये भी कितना आएगा? 7 की घात 1। अब इनको मल्टीपल कर लें, 2 को 13 से गुणा किया तो 13 दूना 26, और 26 सत्ता 182। तो इसलिए हमारा जो एलसीएम होगा वो होने वाला है बेटा 182। अब हमको एचसीएफ और एलसीएम ये दोनों अपन पता कर चुके हैं, लेकिन अब हमको ज्ञात करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कैसा होता है? समान। तो यहां से हम क्या करने वाले हैं अब कि a गुणा b निकालेंगे। तो a गुणा b मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो 26 और 91 का गुणनफल कर लो, 91 गुणा 26, ठीक है। 6 को 1 से गुणा किया 6, 9 6 के 54, फिर वापस मल्टीपल करो, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18। अब इनको जोड़ो, 6 2 और 4 6, 8 और 5 13 का 3 हासिल की 1 और 1
2। तो ये आता है बेटा हमारा 2366। अब ए और बी निकाल दिया, इसी तरीके से निकालते हैं अब HCF गुणा LCM, और HCF गुणा LCM निकालें तो हमारा 182 गुणा 13, तो 182 गुणा 13 करते हैं अपन। अब देखो 13 3 दूना 6, 3 8 24 का 4 हासिल की 2, 3 एकम 3 और 2 5, गुणा 1 को 2 से गुणा किया 2, 1 को 8 से गुणा किया 8, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1, और जब इसको जोड़ा तो देखो 6 से कैसे 4 और 2 6, 8 और 5 13 का 3 हासिल किए 1 और 1 2। तो देखो कि A गुणा B और HCF गुणा LCM ये दोनों कैसे आए हैं, बराबर। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि A गुणा B हमारा बराबर है HCF गुणा LCM, तो ये हमारा हो जाता है सिद्ध। तो इस तरीके से अपन HCF और LCM निकालते हैं तथा उनके बीच में सत्यता की जांच करते हैं, जो A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM होता है। हम इसका दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन, जिसमें भी हमको HCF और LCM निकालना है तथा उनके बीच में A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM का संबंध ज्ञात करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा है 510 और 92। तो सबसे पहले हम 510 का और 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालने वाले हैं। तो देखो 510 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 510 हमारी एक सम संख्या है और एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 से यह डिवाइड होने वाली है। तो इसको 2 से डिवाइड करें तो ये होगी हमारी 255 टाइम्स हमारी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब 255 बार अगर ये डिवाइड हुआ है तो 255 देखो विषम संख्या है और विषम संख्या विषम से होगी, तो 2 के बाद आता है 3, तो देखो 5 और 5 10 और 2 12, 12 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये भी किससे डिवाइड होने वाला है 3 से। तो 3 से इसको कितनी बार डिवाइड करेंगे 8 दिया 24, 3 पंजे 15, फिर 85 विषम संख्या है लेकिन यह 3 से डिवाइड नहीं होगी क्योंकि 8 और 5 कितना होता है 13 है और 13 3 से डिवाइड नहीं होता। उसके बाद आता है 5, तो 5 से जैसे ही डिवाइड करें इसको जो होती है 17 5 85, फिर 17 में 17 का भाग एक बार, तो हमारा 510 का भाज्य गुणनखंड क्या आता है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, तो यह आएगा बेटा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, अब इसी तरीके से हम 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 92 हमारी सम संख्या, इसलिए 92 को 2 से डिवाइड किया तो 92 होगा हमारा 46 टाइम्स डिवाइड होगा, और 46 हमारा 2 से डिवाइड होगा 23 बार, और देखो 23 हमारी एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 23 में हमेशा किसका भाग जाएगा 23 का, तो ये होगी हमारी बेटा 23 से डिवाइड। ठीक है, तो इसका क्या हुआ अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 23। ठीक है, अब हम इसका HCF और LCM निकालते हैं। तो देखो HCF होता है हमारा जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन होता है वो हमारा HCF होता है। तो देखो 2 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ये 2 हमारा कॉमन है। इसके अलावा देखो 3 इसमें है लेकिन इस पूरे में नहीं है, 5 और 17 इसमें लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, तो ओनली हमारा 2 ही एक ऐसी संख्या है जो दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, इसलिए हमारा 2 है जो इसका HCF होने वाला है। ठीक है, फिर आता है LCM। LCM क्या होता है कि जो सबसे बड़ी घात का जो गुणनफल होता है वो हमारा LCM होता है। अब यहाँ सबसे बड़ी घात देखो 2 की अधिकतम घात, इसमें 2 एक बार आ रहा है, इसमें 2 2 बार आ रहा है, तो अपने को क्या लेना है सबसे ज्यादा बार, तो इसमें 2 2 बार आ रहा है तो ये लेना पड़ेगा, 2 बार वाला लेना पड़ेगा। फिर अगली देखो 3 इसी में आ रहा है इसी में है ही नहीं, तो 1 बार आ रहा है तो वही लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर 5 इसी में आ रहा है इसी में है ही नहीं। ठीक है, फिर 17 उस ऊपर वाले में नीचे वाले में नहीं है, 23 नीचे वाले में है ऊपर वाले में नहीं है। अब इन सबको क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई करा लेंगे, और अब जब इनको हम अगर मल्टीपल करते हैं तो ये आता है बेटा 23,460, जो हमारा एलसीएम होने वाला है 23,460। तो अब हम HCF और LCM हम निकाल चुके हैं। अब इसके बाद में क्या निकालेंगे हम, अब इनके अंदर दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF LCM क्या होता है बराबर होता है, ये अपन निकाल लेंगे। तो अब A गुणा B मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालें, तो दोनों संख्याएं 510 और 92, तो 510 गुणा 92 इनको मल्टीपल कर लें,
92 को 0 से गुणा किया 0, 92 एकम 2 हासिल के 9, ठीक है। और 92 पंजे 460 और 460 और 9 क्या हो जाएगा 469। तो ये आया बेटा हमारा 46,920। इसी तरीके से हम निकालते हैं बेटा HCF गुणा LCM। तो HCF कितना है अपना 2 और LCM कितना है हमारा 23,460। तो 23,460 गुणा क्या निकल देते हैं 2। अब दोनों को मल्टीपल करेंगे, 2 को 0 से गुणा किया 0, 2 छक्की 12 का 2 हासिल की 1, 2 चौके 8 और 1 9 और 23 दुना 46। तो ये आता है बेटा 46,920। तो देखो दोनों के दोनों हमारे कैसे आ रहे हैं समान। अतः है कि A गुणा B बराबर है हमारा HCF गुणा LCM। ये हमारा सिद्ध होता है। तो इस तरीके से हम इनके बीच में संबंध भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा दूसरे क्वेश्चन का अंतिम प्रश्न है बेटा 336 और 54 का हमको HCF LCM निकालना है और फिर उनका A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM अपने को सिद्ध करना है। तो वही काम बार बार करते हैं अपन। जैसे 336 और 54 है तो 336 का हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखो 336 सम संख्या इसलिए 2 से डिवाइड होगा कितनी बार 168 बार। फिर 168 भी सम है तो 2 से डिवाइड होगा कितनी बार, ये होगा हमारा 84 बार। 84 2 से 42 बार, 42 2 से 21 बार, 21 3 से होगा 7 बार और 7 7 से होगा 1 बार। तो ये हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड है। क्या आता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। अब निकालते हैं बेटा 54 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 54 हो गया हमारा, तो 54 में 2 का भाग दिया 27, 27 फिर 3 से डिवाइड होगा 9, 9 3 से डिवाइड होगा 3 और 3 3 से डिवाइड होगा 1। तो इसका क्या आता है हमारा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये हमारा दोनों का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होता है। अब हम इसके अंदर HCF और LCM निकालने वाले हैं। तो देखो इसका HCF क्या होता है जो दोनों के अंदर कॉमन होता है। तो देखो 2 इसमें भी है और इसमें भी है। तो एक तो क्या कॉमन आ रहा है अपना 2 कॉमन आ रहा है। इसके अलावा देखो 3 इसमें भी है और इसमें भी है और क्या कॉमन आ रहा है 3 आ रहा है। तो क्या कितनी संख्या हमारी कॉमन आती है इसके अंदर 2। एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है। तो हमारा क्या होगा इसका जो HCF होगा एक तो 2 गुणा दूसरा 3 और 2 तिये 6। तो हमारा जो HCF होगा वो होगा हमारा बेटा 6, ठीक है। फिर आता है हमारा LCM। LCM क्या होता है कि जो अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात होती है। तो देखो 2 इसमें 4 बार आ रहा है और 2 इसमें 1 बार आ रहा है। तो सबसे बड़ी घात लेनी है, कितनी आ रही है तो अधिकतम 4 बार, 2 2 की घात 4। फिर अगला है 3। तो देखो 3 इसमें 1 बार आ रहा है, 3 इसमें 3 बार आ रहा है। तो सबसे ज्यादा बार वाला लेंगे तो 3 की घात कितनी आ जाएगी 3। और अगला है हमारा भाज्य गुणनखंड 7, वो ऐसे का ऐसे आ जाएगा। अब इनको मल्टीपल करें बेटा 2 की घात 4 कितना होगा 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुणा 3 की घात 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 गुणा 7। इनको अगर अपन मल्टीपल करें तो इनको मल्टीपल करने पर आता है बेटा 3024। तो इनको मल्टीपल करें तो 3024। तो ये होगा हमारा इसका LCM, ठीक है। अब अगर HCF और LCM निकाल लिया तो अब क्या निकालेंगे इन दोनों संख्याओं का गुणनफल और इनके HCF और LCM में संबंध। तो अब निकालें हम इनके अंदर, निकालें A गुणा B। तो 336 गुणा 54, ठीक है। अब देखो मल्टीपल कर लेते हैं इसको, 4 छके 24 का 4 हासिल की 2, 4 तिया 12 और 2 14 का 4 हासिल की 1, 3 चौक 12 और 1 13। फिर 5 छके 30 का 0 हासिल की 3, 5 तिया 15 और 3 18 का 8 हासिल की 1, 5 तिया 15 और 1 16, ठीक है। अब 4 ऐसे का ऐसे 0 और 4 जोड़ा तो 4, 8 और 3 11 का 1 हासिल की 1, 1 और 1 2 और 6 8 और 1 ऐसे का ऐसे 18,144। अब निकालते हैं बेटा इसका HCF गुणा LCM। तो HCF और LCM देखो 3000
24 और ये कितना है 6, तो 3024 गुणा 6। अगर इनको मल्टीपल करें तो 6 चौके 24 का 4 हासिल की 2, 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 हासिल की 1, 6 को 0 से गुणा किया तो 0 और हासिल वाला एक ऐसे का ऐसे, और 6 तिया का 18। तो देखो 18,144 और 18,144 दोनों बराबर है। अतः हम क्या करेंगे, a गुणा b बराबर होगा हमारा HCF गुणा LCM। इस तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन को पूरा करते हैं, जिसमें हम HCF और LCM और उनके बीच में दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर करके संबंध की सत्यता जांच करते हैं। अब करते हैं हम अपना तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट, जिसके अंदर भी हमको HCF और LCM ज्ञात करना है, लेकिन वहां हमने दूसरे प्रश्न में दो संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात किया था, और यहां पर हम तीन संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो तीन संख्याओं को कैसे निकालेंगे, हमारा पैटर्न सेम रहने वाला है कि जो सब में उभयनिष्ठ होगा वो हमारा HCF होगा, और जो सबसे बड़ी घात का गुणनफल होगा भाज्य गुणनखंड वो हमारा LCM होने वाला है। तो देखो पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। तो सबसे पहले हम 12 का, 15 का और 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो देखो 12 का अभाज्य गुणनखंड होता है हमारा 2 गुना 2 गुना 3, बिल्कुल इजी है, छोटी संख्या है। इसी तरीके से 15 का होता है बेटा हमारा 3 गुना 5, और 21 का होता है हमारा 3 सत्ते 21। ठीक है, अब HCF क्या होता है कि HCF वो होता है जो सब में कॉमन होता है। तो देखो यहाँ 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमारा 3 है वो सबके अंदर कॉमन आ रहा है, इसलिए हमारा HCF क्या होने वाला है 3। ठीक है, अब आई बात LCM की। तो LCM क्या होता है, जो सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। तो देखो 2 की अधिकतम घात, 2 यहाँ पे 2 2 बार आ रहा है, इनमें है ही नहीं, तो अधिकतम वाला लेते हैं अपन। तो 2 कितनी बार आ रहा है अधिकतम, 2 बार, यानी 2 की घात 2 गुणा। अब देखो अगला भाज्य गुणनखंड कौन सा है 3। 3 देखो इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार और इसमें भी एक बार है, हम सबसे ज्यादा बार लेते हैं तो सारे बराबर के हैं, कोई सा भी एक ले लेंगे अपन। ठीक है, तो 3 ऐसे का ऐसे। अगला है बेटा गुणनखंड 5। 5 इसी में है और बाकी में है ही नहीं, तो 5 ऐसे का ऐसे, और 7 इसी में है बाकी में है ही नहीं, तो 7 भी ऐसे का ऐसे आ जाएगा अपना। अब इनको करते हैं बेटा मल्टीपल। देखो 2 को स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ठीक है, 4 को 3 से गुणा किया तो 4 तिया 12, 12 को 5 से गुणा किया तो 12 पंजे 60, और 60 को 7 से गुणा किया तो 420। तो हमारा LCM होगा बेटा 420। जैसे हम पहले करते थे दो संख्याओं का, वैसे ही हम 3 के लिए भी करने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 17, 23 और 29 इन तीनों का अपने को HCF और LCM ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ एक आप विशेष बात देखो कि 17, 23 और 29 तीनों की तीनों ही हमारी अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का गुणनखंड क्या होता है, वही संख्या होती है। तो देखो 17 का जो हमारा अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 17 गुणा 1। ठीक है, क्योंकि 1 से गुणा करो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर हम अभाज्य गुणनखंडों का निकाल रहे हैं। ठीक है, और 23 का क्या होगा बेटा 23 गुणा 1, और 29 का क्या होगा 29 गुणा 1। ठीक है, और यहां हमको ये क्वेश्चन से दो क्वेश्चन और क्लियर होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, तो देखो पहली चीज कि यहाँ पर हमारा HCF क्या होगा। तो देखो इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो कॉमन हो, और इस जिसमें कोई भी चीज अगर कॉमन ना हो उसमें हमारा एक हमेशा कॉमन होता है। और मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है कि जो सहभाज्य संख्या या अभाज्य संख्या होती है उनका HCF हमेशा एक होता है, और उनका LCM उन संख्याओं का गुणनफल होता है। तो यहाँ देखो HCF क्या होगा इसका, तीनों में एक कॉमन आ रहा है तो HCF तो होगा बेटा हमारा 1, और LCM होगा हमारा, तो देखो 17 इसी में बाकी में ही नहीं, तो 17 इसे का ऐसे, फिर 23 इसी में और में है ही नहीं, और 29 इसी में लास्ट वाले में बाकी में है ही नहीं। तो देखो 17, 23 और 29 ये तीनों संख्याओं का हम HCF और LCM निकाल रहे थे। तो LCM क्या होता है अभाज्य संख्याओं का, कि उन संख्याओं का गुणनफल ही उसका LCM कहलाता है, और इनको अगर हम गुणा करें तो ये आएगा बेटा हमारा 11,339। तो इनको गुणा करते हैं तो आता है 11,339। ठीक है, तो ये हमारा इन संख्याओं का
HCF और LCM रहने वाला है। तो इसमें एक चीज कॉन्सेप्चुअल है कि अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होगा 1 और LCM क्या होगा कि उन दी गई संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो देखो तीसरे क्वेश्चन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि 8, 9 और 25 इन तीनों का हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है। तो देखो 8 का हमारा अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 9 का अभाज्य गुणनखंड होता है 3 गुणा 3 और ऐसे ही 25 का जो हमारा अभाज्य गुणनखंड होता है वो होता है 5 गुणा 5। अब हम इनका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, अब क्या निकालेंगे हम इसका HCF और LCM। तो HCF क्या होता है जो सब में कॉमन हो, लेकिन अगर आप देखोगे तो इन तीनों में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो एक भी कॉमन आ रही हो, और जब कोई भी संख्या अगर कॉमन ना हो तो हमेशा क्या कॉमन रहता है उसके अंदर 1। तो इसका HCF क्या रहने वाला है 1। फिर हमारा LCM क्या होगा, तो देखो LCM होता है सबसे बड़ी घात का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। तो देखो अधिकतम 2 की अधिकतम 3 बार यहाँ आ रहा है तो 2 की घात 3, 3 अधिकतम 2 बार आ रहा है तो 3 की घात 2, 5 2 बार आ रहा है तो 5 की घात 2। अब 2 की घात 3 कितना होता है 8, 3 की घात 2 9, 5 की घात 2 25 और इनको मल्टीपल करें तो हमारा आता है 1800। तो इस तरीके से हमारा तीसरा प्रश्न होता है बेटा कंप्लीट। अब चौथा क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं, जिसमें देखो चौथे प्रश्न में हमको कहा गया है कि HCF किसका 306 और 657 दो संख्याएं दे रखी है और उनका HCF दे रखा है हमको 9 और हमसे पूछा है कि इसका LCM क्या होगा। तो देखो हमने इससे दूसरे क्वेश्चन में देखा था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल ये दोनों कैसे होते हैं समान होते हैं। तो हम वही प्रॉपर्टी यहाँ लगाने वाले हैं कि A गुणा B बराबर होता है HCF गुणा LCM। तो हम जानते हैं कि A गुणा B बराबर होता है HCF गुणा LCM, अर्थात कि जो दो संख्याएं दे रखी होती है उनका अगर हम गुणा कर लें तो उनके HCF और LCM के बराबर होता है। तो देखो A गुणा B, तो दो संख्याएं हमारे पास 306 गुणा B कितना है 657 बराबर। अब देखो HCF की वैल्यू कितनी दे रखी है 9 गुणा LCM हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो LCM के साथ 9 यहाँ पर गुणा में है और अगर हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो वो इसके कहाँ आएगा भाग में। तो हमारा LCM बराबर क्या आएगा 306 गुणा 657 ऐसे का ऐसे और बटे में इस 9 का पक्षांतरण किया तो ये भाग में। ठीक है, अब देखो 9 से काटते हैं अपन 306 को तो 9 तिया 27, कितना बचा 3, 3 को 6 के आगे लगाए तो 36 और 9 चौके 36। तो LCM क्या आएगा हमारा 34 गुणा 657 और जब हम 34 को 657 से गुणा करते हैं तो ये आता है हमारा बेटा 22,338। आप इसको मल्टीपल करके देख लेना कितना आएगा हमारा LCM 22,338। तो इस तरीके से अपन जब हमको दो संख्या और HCF और LCM के बारे में पूछा जाए तो हम ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल बराबर होता है। अब यहाँ पर A और B 306 और 657 दे रखा था, HCF में क्या मान कितना है 9 गुणा LCM का पता करना है अपने को। 9 का पक्षांतरण किया तो भाग में और 9 से इसको काटा 34 बार और 34 को इससे मल्टीपल किया तो 22,338। देखो हमारा पांचवा क्वेश्चन है बेटा कि 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी या नहीं। तो 6 की पावर n 0 पर समाप्त होने का मतलब है कि इसका इकाई अंक 0 होगा या नहीं। जहां पर हमारा n क्या है एक प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलती रहती है। अब 0 पर समाप्त होना, तो देखो 0 पर समाप्त होने वाली सबसे छोटी संख्या होती है बेटा हमारा 10 और 10 क्या होता है 2 गुणा 5, यानी कि जो भी इसका गुणनखंड होगा उसके अंदर 2 और 5 का होना आवश्यक है। अगर जिस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 है तो वो संख्या 100% हमारा 0 पर समाप्त होगा।
अब हम यहाँ देखते हैं अपना 6 की पावर n के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखो इसके अंदर 6 की पावर n, तो देखो 6 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुना 3 और पूरे की होल पावर n। अब देखो अगर पूरे की होल पावर है तो इन दोनों पर भी अलग अलग लगा सकते हैं अपन, तो 2 की पावर n गुना 3 की पावर n, कौन सा गुणधर्म लगाया यहाँ पे, चूंकि a गुना b पूरे की अगर होल पावर n होती है तो a की पावर भी n होगी और b की पावर भी क्या होगी, n होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ देखो कि यहाँ इसके अंदर 2 तो है लेकिन यहाँ गुणनखंड में 5 नहीं है, और किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड के अंदर 5 होना आवश्यक है, और अगर यहाँ 5 नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ इसके गुणनखंड में 5 का स्थान नहीं है, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि इसके गुणनखंड में 5 का स्थान नहीं है, इसलिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं कि ये 0 पर समाप्त होगी या नहीं। या फिर इसका मैं दूसरा मेथड भी आपको बताता हूं। तो देखो ये हो गया इसका मेथड नंबर फर्स्ट। अब इसका अगर देखो, अगर आप दूसरा मेथड देखो तो यहाँ पर n क्या है हमारी, 1 2 3, एक हमारी प्राकृत संख्या है। ठीक है, अब किसको सिद्ध करना है, 6 की पावर n को। तो देखो 6 की पावर n, अगर n बराबर मैंने 1 रखा तो 6 की पावर 1 कितना होता है बेटा, 6। अगर मैंने 2 रखा, n बराबर 2 रखा तो 6 की पावर 2 कितना होता है, 36। अगर मैंने n बराबर 3 रखा तो कितना होगा, 6 की पावर 3 मतलब 216। तो जितनी मर्जी आए उतनी मैं अगर आगे बढ़ाता जाता हूं तो हमेशा इकाई अंक कितना आ रहा है इसका, 6। तो कभी क्या ये 0 पे समाप्त हो गया का, तो आपका आंसर होगा बेटा नहीं। तो इसका मतलब यहाँ ये 0 पे समाप्त नहीं होने वाला है, कि यहाँ इसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा, अर्थात 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो ये 2 तरीके हैं बेटा आपके ज्ञात करने के, आप जो मर्जी आए वो तरीका अपना लगा सकते। क्वेश्चन है वो ये है बेटा कि हमको बताना है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य क्यों हैं। और देखो भाज्य और अभाज्य संख्या कैसी होती है कि जिस संख्या में स्वयं व एक के अलावा अगर किसी भी संख्या का अगर भाग जाए तो वो हमारा भाज्य होता है, और अगर नहीं जाए तो हमारा अभाज्य होता है। तो देखो यहाँ 2 संख्याएं हैं, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। अब इनको अगर अपन देखें ये भाज्य क्यों है, तो देखो हम यहाँ जैसे ही देखते हैं 7 को 11 से गुणा किया तो 11 7 77, और 77 को 13 से गुणा किया तो हमारा आता है बेटा 1001 प्लस 13 है। अब 1001 और 13 कितना होगा हमारा 1014, और हम जानते हैं 1014 जिसमें इकाई अंक कितना आ रहा है 4, जो सम है, और जो संख्या सम होती है वो हमेशा किससे विभाजित होती है, 2 से। तो देखो ये स्वयं व एक के अलावा 2 से विभाजित हो गया, इसलिए यह क्या होगा हमारा भाज्य। तो यह स्वयं व एक के अलावा, स्वयं व एक के अलावा 2 से भाज्य है, 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए यह भाज्य है। तो इसको तो हमने बता दिया कि ये भाज्य क्यों है, क्योंकि ये 2 से विभाजित हो रहा है। अब इसको अगर अपन मल्टीपल करें तो देखो 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 चौका 24, 24 पंजे कितना होता है 120, और 120 को 7 छक्की 42, 120 को अगर 42 से गुणा करें तो ये आता है बेटा हमारा 5040। ठीक है, और प्लस कितना हो रहा है 5, अगर गुणा किया तो यह आया हमारा 5045। तो देखो यहाँ पर इसका इकाई अंक 5 आ रहा है, ठीक है, और जिसका भी इकाई अंक 5 होता है वो हमेशा 5 से विभाजित
होता है। तो ये भी हमारा स्वयं व एक के अलावा 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए यह भी क्या होगा, भाज्य। तो यहाँ यह स्वयं व एक के अलावा, स्वयं व एक के अलावा 5 से विभाजित है। किससे विभाजित है, 5 से। तो स्वयं व एक के अलावा 5 से विभाजित है, इसलिए यह भाज्य है। तो हमने आसानी से बता दिया कि बेटा ये संख्याएं भाज्य क्यों है, क्योंकि इनमें स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जा रहा है। हमारा इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है 7वां, जिसमें हमसे कहा गया है कि 2 खिलाड़ी हैं, सोनिया और रवि, जो एक वृत्ताकार खेल के मैदान के चक्कर लगाते हैं। तो ऐसा हमारा खेल का मैदान है वृत्ताकार। तो देखो, रवि द्वारा तो समय लिया जाता है 12 मिनट और सोनिया द्वारा समय लिया जाता है 18 मिनट। तो मान लो कि वो एक इस स्टार्टिंग पॉइंट से भागना स्टार्ट करते हैं। तो वो क्वेश्चन में ये पूछना चाहता है कि अगर वो एक साथ दोनों स्टार्ट करें इसके चारों तरफ भागना, तो कम से कम वो समय कौन सा होगा कि वापस वो एक स्थान पर आकर मिल जाएं जहां से उन्होंने रनिंग को स्टार्ट किया था। अब अगर देखो, थोड़ा दिमाग अगर लगाओ, अगर रवि 12 मिनट में भाग के आता है तो वो यहाँ पर एक राउंड 12 मिनट में कर लेगा, लेकिन सोनिया 12 मिनट में नहीं कर पाई क्योंकि वो 18 मिनट में कर रही है, तो सोनिया लगभग यहाँ पे होगी। तो रवि रुका नहीं, दूसरा चक्कर लगाया, तो 12 दूना 24 मिनट पे आके यहाँ पे रुका, लेकिन 18 मिनट पे तो यहाँ के पहुंची सोनिया, फिर 6 मिनट में लगभग वो यहाँ पे होगी। तो रवि यहाँ है, सोनिया यहाँ पर है। फिर तीसरा चक्कर लगाया, तो 12 तिया 36, 36वें मिनट पे वापस रवि यहाँ पे आया, और 18 दूना 36, तो दूसरे राउंड में फिर वो यहाँ गई। तो कितनी मिनट के बाद आकर वो मिलते हैं, 36 मिनट के बाद में आकर मिलते हैं। अर्थात अपने को कम से कम वो समय ज्ञात करना है, और कम से कम का मतलब लोअर, और लोअर क्या होता है, LCM, यानी कम से कम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा मना कि LCM अपने को इसका ज्ञात करना है। तो देखो, सोनिया का समय कितना है 18, रवि का समय कितना है 12, तो 18 और 12 का अपन क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो 18 का होगा हमारा 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। 12 का क्या होगा 2 गुना 3, ठीक है। अब इनका अगर हम एलसीएम निकालें, तो एलसीएम क्या होता है, जो सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। इसमें 2 की अधिकतम घात 1 है और इसमें 2 की अधिकतम घात 2 है, तो जो अधिकतम वाला होगा वो लेंगे। तो 2 की घात 2 गुणा 3 की अधिकतम घात इसमें कितनी आ रही है 2, और इसमें कितनी है 1, तो अधिकतम वाला लेंगे। तो 3 की घात 2 और 2 की घात 2 कितना होगा 4, 3 की घात 2 9, और 9 चौके 36 मिनट। तो वो कम से कम वो समय कितना होगा 36 मिनट होगा, जब वो दोनों खिलाड़ी वापस एक बिंदु पर आकर मिलते हैं। तो इस तरीके से हमारा पहला चैप्टर का 1.1 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेजें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, और अपनी राय कमेंट में दें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद।